हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी 2026 की साइंस के प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है उन टॉपिक से सबसे ज़्यादा आज की क्लास में लिए गए हैं, जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना पूरी और पूरी है। देखिए, ये जो क्लासेस चल रही है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ थ्योरी पे भी फोकस कर रहे हैं। बहुत सारी हमारी क्लासेस थ्योरी पे भी हैं, जिससे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो कंप्लीट तैयारी आपकी ये जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं इनसे होगी। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस डली हैं। अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं, प्रॉपर उसका नोट बना लेते हैं, आप एक कॉपी लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उससे अदर जो रिलेट करके जो फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते चलिए। तो इससे क्या है, आपका सिलेबस वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि और कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, इससे रिलेट करके और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारी ये जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं। आप इसको जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। मीटर में ऊपर से नीचे जमीनी स्तर तक पाए जाने वाले जीवों की सीमा क्या है? 3 मीटर 30 मीटर, 3 सेंटीमीटर 3 मीटर, 5 मीटर 50 मीटर या फिर 5 सेंटीमीटर और 5 मीटर। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो यहाँ पे बेसिकली मिट्टी के में जीवों की गहराई से संबंधित ये प्रश्न है कि जीव जो हैं वो मिट्टी में कितने सेंटीमीटर से लेकर कितने मीटर तक गहरे पाए जाते हैं। ठीक है, इसको कोष्टक में ऐसे बंद कर लीजिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर। मिट्टी में जो पाए जाने वाले जीव हैं, सूक्ष्म जीव इसमें आ जाते हैं, जितने भी वायरस बैक्टीरिया हैं और उसके अलावा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और कीट हैं, तो ये कितने रेंज में पाए जाते हैं, तो 3 सेंटीमीटर। पृथ्वी की जो नॉर्मल सतह होती है, सरफेस होती है, सरफेस से 3 सेंटीमीटर नीचे से लेकर 3 मीटर तक गहराई तक पाए जाते हैं और यही उनकी सक्रिय जीवन क्या होती है, जीवन सीमा मानी जाती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये आपके फॉरेस्ट गार्ड में ही पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की संयुक्त सामग्री के लिए शब्द क्या है? क्षरण, ऊर्ध्वपातक, गिरावट या फिर दोमट। बताइए मिट्टी की संयुक्त सामग्री के लिए जो शब्द है वो क्या है। संयुक्त सामग्री समझिएगा, संयुक्त सामग्री क्या होता है कि मतलब जहाँ पे सारी चीजें क्या हो, कंबाइंड हो। अब कहाँ पे किसमें सारी चीजें कंबाइंड है, देखिए क्षरण, क्षरण तो एक अलग मतलब कैटेगरी में ही चला जाता है। क्षरण मतलब किसी चीज का नष्ट होना, खत्म होना, क्षरित होना। ठीक है, गिरावट भी वही होता है। दोमट यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त सामग्री को बताएगा। दोमट जो मिट्टी होती है, जिसको लोमी सॉइल भी कहते हैं, इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें रेत भी होता है, गाद भी होता है इसमें, और आपकी चिकनी मिट्टी भी होती है। तो मतलब क्या होता है, ये सभी चीज का एक संतुलित, एक बैलेंस मिक्सचर होता है। क्या होता है, इन सभी चीजों का एक ये संयुक्त सामग्री, कंबाइंड कॉम्पोजिशन इसका माना जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसायन संश्लेषी जीवाणु डैश डैश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बताइए किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अजैविक रसायन से, जैविक रसायन से, सूरज से या फिर यूवी जो प्रकाश होते हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है उनसे। बताइए रसायन संश्लेषी जीवाणु से मतलब क्या समझते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या होता है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो किनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो अजैविक रसायन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जितने भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऊर्जा अजैविक रसायन या अजैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अब अजैविक रसायन या अजैविक पदार्थ में क्या क्या आता है, तो इसमें आ जाएगा अमोनिया, अमोनिया के अलावा क्या आ जाएगा, नाइट्राइट आ जाएगा, नाइट्राइट, और क्या आ जाएगा, सल्फर। तो ये सब क्या होते हैं, ये अजैविक रासायनिक हैं और इन्हीं के ऑक्सीकरण से एनर्जी प्राप्त करते हैं कौन, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बाकी जो जैविक रसायन हैं ये हेट्रोट्रॉफिक जो जीव होते हैं ना, उनके ऊर्जा का स्रोत होता है। हेट्रोट्रॉफिक को और क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। तो ये परपोषी जीव के ऊर्जा का स्रोत होता है। सूरज किसका किसके एनर्जी का स्रोत होता है, तो ये प्लांट्स के, प्लांट में
में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करवाने के लिए ये क्या करता है, जिम्मेदार होता है सनलाइट। और जो यूवी रेज होती हैं, यूवी किरण होती हैं, ये प्रकाश जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, तो इनसे कोई एनर्जी नहीं प्राप्त होती है, बल्कि ये क्या होते हैं, हार्मफुल लाइट कही जाती है। तो अजैव रसायन में क्या होता है, अमोनिया, नाइट्राइट, सल्फर, इनसे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एनर्जी प्राप्त करते हैं। और जैविक रसायन में परपोषी जो जीव होते हैं वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। सूरज जो रोशनी होती है ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होती है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नव तने की बाहरी त्वचा पर मोमी परत का क्या नाम है? क्यूटिन नाम है, पैक्टिन, सुबेरिन या फिर क्यूटिकल? बताइए क्या नाम है जो नए तने के बाहरी त्वचा पर मोम यानी वैक्स जैसी जो लेयर होती है, वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए क्यूटिन क्या होता है, क्यूटिन एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है। ये क्या होता है, वैक्स लाइक सब्सटेंस, या फिर इसको पदार्थ भी बोल सकते हैं। वैक्स लाइक ये पदार्थ तो होता है, लेकिन ये क्या है, क्यूटिकल का मुख्य घटक नहीं होता। ये मतलब क्यूटिकल का मुख्य घटक होता है, एक कंपोनेंट होता है इसका, क्यूटिकल का, लेकिन ये कोई खुद परत नहीं है। ये लेकिन खुद परत का नाम नहीं है क्यूटिन। ये वैक्स लाइक सब्सटेंस तो होता है, लेकिन ये क्यूटिकल का कंपोनेंट होता है, ये खुद परत नहीं है। पैक्टिन क्या होता है, ये सेल वॉल में पाया जाने वाला पदार्थ है। कहाँ पे पाया जाता है, सेल वॉल में प्रेजेंट होने वाला पदार्थ है, जो कोशिकाओं में को जोड़ने में मदद करता है। ये क्या करता है, सेल को जोड़ेगा, सेल वॉल में पाया जाता है और सेल को जोड़ने का काम करता है, कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। सुबेरिन क्या होता है, ये कॉर्क ऊतक में पाया जाता है। कॉर्क कैम्बियम ऊतक होते हैं ना, तो ये किस में पाया जाता है, कॉर्क ऊतक में पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। जैसे क्यूटिन क्या होता है, वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, लेकिन ये खुद एक परत नहीं है, क्यूटिकल का एक कंपोनेंट है। पैक्टिन क्या है, ये सेल वॉल में पाया जाता है और सेल को जोड़ने का काम करता है। सुबेरिन क्या है, कॉर्क ऊतक में ये पाया जाता है और ये कैसा होता है, जल रोधी होता है। कैसा होता है, जल रोधी। जल रोधी मतलब क्या होता है कि वाटर को आर पार नहीं जाने देता है, उसका विरोध करता है। बाकी क्यूटिकल क्या होता है, तो ये नव तने के बाहरी त्वचा पर वैक्स लाइक जो परत होती है उसका नाम क्या होता है, क्यूटिकल होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई का परिणाम है वर्षा में वृद्धि, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, जल स्तर में वृद्धि या फिर मिट्टी के संरक्षण में वृद्धि? बताइए, वनों की कटाई का परिणाम क्या होगा, यानी अगर अत्यधिक वन काटे जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वर्षा में वृद्धि होगी? नहीं। अगर वनों की कटाई ज़्यादा होगी तो वर्षा में वृद्धि नहीं होगी, वर्षा में क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ ही तो वाटर साइकिल को कंट्रोल करते हैं। जो वाटर साइकिल होती है, वाटर साइकिल को रेगुलेट करने, कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, प्लांट करते हैं, वन करते हैं। और अगर इनकी ही कटाई हो जाएगी तो क्या होगी, वर्षा में कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, ये बिल्कुल करेक्ट है। जब क्या होता है, पेड़ों की कमी होती है तो CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। जल स्तर में वृद्धि ना होगी, क्या होगी, जल स्तर में कमी होगी। क्योंकि जब भी वन कटते हैं ना, तो पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं। और जब मिट्टी को बांध के रखते हैं तो जल अवशोषित होता है। जो मिट्टी होती है वो क्या करती है, जल का अवशोषण करती है। ठीक है। तो अगर वनों की कटाई नहीं होगी, मतलब वनों की कटाई अगर अधिक होगी तो ये क्या करेंगे, मिट्टी को बांधना कम करेंगे, जल का अवशोषण घटेगा। अब जब जल का अवशोषण होगा, कम होगा, तो जो जल स्तर है उसमें भी क्या होगी, कमी देखने को मिलेगी। मिट्टी का संरक्षण नहीं होगा, मिट्टी क्या होगी, सॉइल इरोजन होगा। यहाँ पे संरक्षण ना होके क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, यानी मिट्टी का कटाव होगा। ठीक है। जब भी वन ज़्यादा कटेंगे तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशिक घटना के कारण होता है? परावर्तन के कारण होता है, व्यतिकरण के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है या फिर विवर्तन के कारण होता है? बताइए, तारों का जो टिमटिमाना है यह किस घटना पर, किस प्रकाशिक घटना के कारण होता है? तो देखिए, आंसर तक पहुंचने से पहले हम एक एक ये घटनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो परावर्तन क्या होता है, देखिएगा, एक सतह है और ये जो किरण आई इसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये जो किरण गई इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, और ये क्या होता है, अविलंब। आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, आई से, और जो परावर्तित किरण होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो परावर्तन होता क्या है, प्रकाश की किरण आती है और आने के बाद सतह से टकराती है, और टकराने के बाद अगर उसी दिशा में, उसी माध्यम में वापस लौट गए जिस माध्यम से वो आई थी, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं।
यानी अगर किताबी भाषा में बोला जाए तो ये समझिए कि प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट गई जिस माध्यम से वो आई है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देखिए, परावर्तन में कुछ चीजें होती हैं। जो आपतित किरण है ना, आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाएगी, मान लीजिए आपतित किरण अभिलंब से बना रही है 30 डिग्री का कोण, तो जो परावर्तित किरण यानी जो किरण रिफ्लेक्ट होगी वो भी अभिलंब से कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कुल मिला के एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। और तीनों, जो आपतन कोण है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों कहाँ पे होंगे? तीनों एक ही तल पे होंगे। तो ये कौन सी घटना हो गई? प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब हम पढ़ते हैं व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण क्या होता है? तो जब भी समान आवृत्ति और आयाम की तरंग, यहाँ पे दो चीज ध्यान रखिएगा, आवृत्ति और आयाम, दोनों चीजें कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। आवृत्ति और आयाम दोनों क्या होना चाहिए? समान। तो जब भी दो समान आवृत्ति और आयाम की तरंगें किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं, अब वो माध्यम क्या हो सकता है? माध्यम पानी हो सकता है, पानी पर मिट्टी का तेल या साबुन का घोल, कुछ भी, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साबुन का घोल, साबुन का घोल। तो किसी भी माध्यम में जब वो प्रवेश करती हैं तो वो प्रकाश जो है उसको अलग अलग रंगों में न विभक्त करके सभी रंग एक ही जगह पे बना लेती हैं, विभक्त न होकर के एक ही स्थान पे कई सारे रंग को बना लेती हैं। तो इसको ही क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। वहीं पे अपवर्तन क्या होता है? देखिए, अपवर्तन को यहाँ पे देखते हैं। अपवर्तन क्या होता है? इसमें दो माध्यम होते हैं। क्या होता है? दो माध्यम होते हैं। एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। मान लेते हैं ऊपर क्या है? ये सघन माध्यम है और नीचे क्या है? विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण, ये क्या है? अभिलंब है। तो जब प्रकाश की किरण है सघन माध्यम यानी कड़े माहौल से आई है, सघन माध्यम से आई, अब वो कहाँ जा रही है? विरल माध्यम में। तो उसको जाना तो सीधे ऐसे चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखा कि भाई हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल था, हम कहीं ना निकल सकते थे ना आ जा सकते थे, सीधे सीधे आना, सीधे सीधे जाना। लेकिन जब वो बिल्कुल रेयरर मीडियम में आई, विरल माध्यम में आई, तो यहाँ पे देखी कि हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं। तो ये अभिलंब, अभिलंब को क्या समझिए? घर समझिए। अभिलंब को क्या समझिए? यहाँ पे घर। तो ये घर की ओर ना जाके क्या करती है? घूमने फिरने लगती है, यानी अभिलंब से दूर चली जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन ही बोलते हैं। कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसमें दो कंडीशन है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और अगर यहीं पे विरल माध्यम है, दूसरी कंडीशन क्या है? ये सतह है, ऊपर कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है, और नीचे कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो अब बताइए, वो खुले माहौल से जब वो आएगी स्ट्रिक्ट माहौल में तो कहाँ चली जाएगी? अभिलंब के पास चली जाएगी। तो जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। और यही दोनों घटनाएं क्या कहलाती हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती हैं। और जो तारों का टिमटिमाना है ना, ये किस घटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण ही होता है। इसमें माध्यम में परिवर्तन आता है, इसलिए क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बाकी विवर्तन क्या होता है? देखिए, विवर्तन का अर्थ होता है मुड़ना। अगर विवर्तन का मतलब पूछा जाए तो विवर्तन का मतलब क्या होता है? मुड़ना। तो जब प्रकाश क्या होते हैं? किरण किसी वस्तु से टकराती है और टकरा के जब वो मुड़ जाती है तो इसी को क्या बोलते हैं? विवर्तन बोला जाता है। प्रकाश नुकीली सतह से जब टकराती है तो अपनी दिशा को बदल लेती है, ये भी विवर्तन कहलाता है। अब देखिए, विवर्तन के कारण ही परछाई बनती है। इसी कारण जो सुई की नोक होती है ना, सुई की नोक की परछाई नहीं बनती। क्यों? क्योंकि इसके सुई के नोक से जब प्रकाश टकराती है तो प्रकाश टकराने के बाद परछाई कब बनती है? जब टकरा के वो लौटे, टकरा के जब लौटे, लेकिन सुई की नोक कितनी है? इतनी पतली होती है कि इससे प्रकाश टकरा के लौटने की जगह क्या हो जाती है? अपनी जगह से विवर्तित हो जाती है, अपनी जगह से मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसी कारण से क्या होता है? परछाई नहीं बनती है। परछाई उसकी बनती है जिससे प्रकाश टकरा के रुक जाता है, मुड़ नहीं पाता है। प्रकाश टकराया और टकरा के रुक गया, मुड़ नहीं पाया, उसकी परछाई बनती है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, जो सबसे छोटी परछाई होती है वो कब बनती है? 21 जून को। कब बनती है? 21 जून को सबसे छोटी परछाई बनती है। ठीक है, और सबसे बड़ी परछाई कब बनती है? 22 दिसंबर को। कब बनती है? 22 दिसंबर को। हालांकि जब ये लाइव टॉपिक हम पढ़ रहे थे ना, तब ये सारी चीजें हमने पढ़ी है वहां पे। ठीक, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन और विवर्तन, सारी ये चारों प्रकाशिक घटनाएं आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगला प्रश्न है,
ध्वनि का सर्वाधिक संचरण होता है गैस में, तरल में, ठोस में या फिर दिए गए सभी विकल्प में। यहाँ पे ध्यान पे पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? सर्वाधिक संचरण बोल रहा है। ध्वनि का संचरण कहाँ पे होता है ये नहीं पूछ रहा, सर्वाधिक पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए ध्वनि कैसी तरंगे हैं। तो ध्वनि एक प्रकार की कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। और यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है। यांत्रिक तरंग के अंतर्गत क्या आता है? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो क्या है? ध्वनि कैसी है तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ध्वनि कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है। अब देखिए ध्वनि को गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि गति नहीं कर सकती, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो तरल हो, चाहे वो गैस हो। इसीलिए जो ध्वनि है, ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है। ध्वनि की गति निर्वात में नहीं होती है। इसलिए जब चंद्रमा पे अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, यानी एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि वहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता है, यानी निर्वात का माध्यम होता है, निर्वात होता है। और निर्वात में ध्वनि क्या होती है? गति नहीं करती है। ध्वनि सबसे ज़्यादा गति किस में करती है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर किस में? गैस में। जो ठोस है, ठोस में अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड गति होती है किसकी? ध्वनि की। वहीं पे जल की बात की जाए, अगर जल में भी समुद्री जल, किसमें? समुद्री जल। समुद्री जल में जो ध्वनि की चाल होती है वो 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। वहीं पे अगर गैसियस मीडियम में हाइड्रोजन गैस की बात की जाए तो यहाँ पे ध्वनि की चाल जो होती है 1284 मीटर पर सेकेंड होती है। यानी इससे ये तो क्लियर हो गया कि सबसे ज़्यादा गति किस में होती है? सॉलिड में, फिर उसके बाद होती है लिक्विड में, फिर जाके होती है गैस में। तो यहाँ पे यही तो पूछा है कि ध्वनि का सर्वाधिक संचरण कहाँ से होता है? तो किस में होता है? ठोस में होता है। वैसे अगर यहाँ पे सर्वाधिक न लिखा होता तो फिर क्या होता? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता, क्योंकि गैस, तरल, ठोस सभी में ध्वनि गति कर सकती है निर्वात को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक पूछा है तो इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? हवा, पारा, दूध या फिर सीमेंट। देखिए मिश्रण क्या होता है? जो कई सारे तत्व या फिर यौगिक से मिलकर बना हो, दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक से मिलकर बना हो तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। अब बताइए मिश्रण जो हवा है, हवा क्या मिश्रण नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। तो हवा क्या मिश्रण नहीं है? हवा में तो कई सारी गैसें मिली होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हवा क्या है? हवा एक प्रकार का मिश्रण है। देखिए जो पारा है, पारा क्या है? एक शुद्ध एलिमेंट है, एक शुद्ध तत्व है, प्योर एलिमेंट है। तो ये क्या है? मिश्रण नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। दूध भी एक प्रकार का मिश्रण होता है। ये क्या होता है? कोलॉइड होता है या पायस होता है। तो ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। और सीमेंट भी कई सारे पदार्थों से मिलकर बना होता है, जैसे सिलिका भी मिला होता है सीमेंट में, चूना पत्थर भी मिला होता है। तो सीमेंट भी कई सारे पदार्थों का मिश्रण होता है। तो इसीलिए ये क्या है? ये भी एक मिश्रण है। तो यानी सीमेंट भी मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है, हवा भी मिश्रण है, पारा को छोड़ के। पारा एक शुद्ध तत्व या शुद्ध एलिमेंट होता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया का जनन किस प्रकार के जनन प्रक्रिया से होता है? पुनर्जनन, खंडन, कायिक प्रवर्धन या फिर मुकुलन। पुनर्जनन को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। तो रीजनरेशन की प्रक्रिया क्या होती है? रीजनरेशन की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई ये जीव है, ठीक है, कोई ये जीव है। अब इस जीव का जो शरीर है वो कट जाता है। मान लीजिए इतना भाग क्या है? कट गया। तो ये इतना जीव ये रह गया और इतना भाग क्या हो गया? अलग हो गया। तो जो कटा हुआ भाग है ना, यही क्या बना ले? वापिस से एक पूरा नया जीव बना ले। तो इसी को क्या बोलते हैं? पुनर्जनन बोलते हैं। और ये किस किस में देखने को मिलता है? तो ये हाइड्रा में और प्लेनेरिया में पुनर्जनन की प्रक्रिया से जनन देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और आगे जो खंडन विधि है और खंडन जनन प्रक्रिया की जो विधि है, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है? तो जब शरीर टुकड़ों में टूट जाए, अब मान लीजिए ये कोई जीव है, अब ये टुकड़े टुकड़े में टूट गया, इतने में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, इतने इतने छोटे छोटे टुकड़ा, और हर टुकड़ा एक नया जीव बना ले, हर टुकड़ा एक नया जीव बना ले। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको खंडन विधि या फिर फ्रेगमेंटेशन मेथड बोला जाता है। और ये किस में देखने को मिलता है? ये तो स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। किस में? स्पाइरोगायरा। ये स्पाइरोगायरा क्या है? एक प्रकार का शैवाल या फिर एल्गी है। तो स्पाइरोगायरा में खंडन मेथड से या फ्रेगमेंटेशन मेथड से जनन प्रक्रिया होती है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? ये पौधों में होने वाला जनन है। कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये किस में होता है? प्लांट्स में होता है, पौधों में होने वाला जनन है, जिसमें जड़ से, तना से, जैसे आलू है ना, आलू देखिए
क्या है, तने से गन्ना, गन्ना भी तने से लग जाता है, गुलाब, यानी जिसमें जड़ से, तने से, पत्ती से, किसी भी चीज़ से एक नया प्लांट तैयार हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन शरीर में एक क्या छोटी सी कली बनी और कली बन के वो कली अलग हुई और उससे एक नया प्लांट बन गया। ये हाइड्रा में देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक हाइड्रा का प्लांट है, ठीक है, ये हाइड्रा का प्लांट है। यहाँ पे एक ये बड तैयार हुआ, फिर ये क्या हुआ, कली बड़ी हुई, कलिए बड़ी हुई और ये क्या हो गई, सेपरेट हो गई, ये अलग हो गई और बाद में जाके ये जो अलग कली बनी थी यही एक बड़े हाइड्रा का क्या कर देगी, निर्माण कर लेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं या फिर बडिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक बड के माध्यम से, कली के माध्यम से एक नया प्लांट, नया जीव बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मुकुलन। और ये बेसिकली किसमें देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है हाइड्रा में, हाइड्रा के अलावा ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में ये मुकुलन से, मुकुलन विधि द्वारा जनन प्रक्रिया होती है या जनन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों जनन प्रक्रिया समझ में आ गई होंगी, पुनर्जनन, खंडन, कायिक प्रवर्धन या फिर मुकुलन। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, पशुओं या वनस्पति पदार्थों के सड़ने पर उगने वाले पौधे को निम्न प्रकार से जाना जाता है, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी या फिर कीटभक्षी, किस नाम से जाना जाता है। तो परजीवी जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जीवित पौधों या फिर पशु पे डिपेंड करते हैं, दूसरे जीवित पौधे या पशु पे डिपेंड करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, परजीवी। यानी जो दूसरे जीव पे डिपेंड करे, दूसरे जीव पे डिपेंड करे या फिर प्लांट पे डिपेंड करे, किसके लिए, पोषण के लिए, भोजन के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। और ये जो दूसरे जीव और प्लांट से, ये क्या होने चाहिए, जीवित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, जीवित होने चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मृतोपजीवी क्या होते हैं, इसको सैप्रोफाइट भी कहा जाता है, जो कि मरे सड़े गले पदार्थों पे अपने पोषण के लिए डिपेंड हो, मरे पदार्थों, सड़े पदार्थों, गले पदार्थों, तो इन पे अपने पोषण के लिए डिपेंड हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी बोला जाता है। सहजीवी क्या बोलते हैं, सहजीवी कौन होता है, देखिए इसमें मृतोपजीवी में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सड़े गले पदार्थ पे अपने पोषण के लिए डिपेंड करते हैं, और फंगस भी। सहजीवी क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इसमें ऐसे दो जीव जो कि क्या करें, आपस में एक दूसरे का फायदा कराएं, यानी एक कुछ बेनिफिट दूसरे को दे तो दूसरा कुछ बेनिफिट पहले वाले को दे, और दोनों क्या करें, साथ साथ जीवन यापन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सहजीविता या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। इसमें दोनों का लाभ होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, फंगस और एल्गी का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे जो एल्गी है वो क्या करता है, भोजन देता है, यानी जो शैवाल होता है, शैवाल क्या करता है, शैवाल भोजन देने का काम करता है, फूड प्रोवाइड कराता है। वहीं पे फंगस क्या करता है, फंगस शेल्टर यानी छाया प्रदान करने का काम करता है। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, सहजीवी रिलेशन कहा जाता है। कीटभक्षी क्या होते हैं, ऐसे जीव, ऐसे पौधे जो कीड़े को पकड़ के खाते हैं, यानी कीड़ों से अपना पोषण पूरा करते हैं, जिनसे, कीटों से या कीड़ों से अपना पोषण भरते हैं, अपना पोषण पूरा कर लेते हैं, पूरा पोषण लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कीटभक्षी बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पिचर प्लांट। क्या हो जाएगा, पिचर प्लांट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही है कि जो सड़ने पर उगने वाले जो पौधे होते हैं, तो सड़े गले मरे पे कौन उगता है, मृतोपजीवी, यानी जो मरे हुए चीज़ों से अपना भोजन या अपना पोषण लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में किस अंग को जाना जाता है, रक्त को, प्लीहा को, टॉन्सिल को या फिर पेट को। लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो ये सभी को पता है कि जो आरबीसी का कब्रिस्तान है इसको कहा जाता है प्लीहा या फिर स्प्लीन को कहा जाता है। जो आरबीसी है ना, आरबीसी की उम्र लगभग कितनी होती है, 120 दिन होती है। कितना होती है, 120 दिन की होती है। तो जब आरबीसी पुरानी हो जाती है या फिर खत्म होने लगती है, तो वो कहाँ पे पहुंच जाती है, प्लीहा या फिर स्प्लीन में पहुंच जाती है। तो प्लीहा क्या करता है, आरबीसी को तोड़ता है, क्या करेगा, आरबीसी को तोड़ेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और उससे जो उपयोगी पदार्थ है जैसे कि आयरन, आयरन को क्या करेगा, दोबारा उसको बॉडी में भेज देगा, शरीर में भेज देता है, और उसका उपयोग के लिए उपयोग में लेता है। तो प्लीहा का मेन कार्य क्या है, आरबीसी को तोड़ना। ये क्या करता है, आरबीसी को तोड़ने का काम करता है, और साथ ही ब्लड को फिल्टर भी करता है। जो प्लीहा है ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, और
रोगों से लड़ने में इम्यून सिस्टम भी प्रोवाइड कराता है, रोगों से लड़ने में मदद भी करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी रक्त तो पता है, रक्त में क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी, सॉरी, रक्त में क्या होता है, आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कार्पसेल्स होती हैं। ये यहीं पे घूमती हैं लेकिन यहाँ पे वो नष्ट नहीं होती हैं। टॉन्सिल ये तो गले से रिलेटेड है, ये क्या करता है, संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। और स्टमक, पेट तो अलग ही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की विशेषता इसके माध्यम से स्पष्ट हो सकती है। आयु वितरण, लिंग अनुपात। सही कोड का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। बताइए, जनसंख्या की विशेषता किसके माध्यम से स्पष्ट हो सकती है? तो आयु वितरण क्या होता है, ये बताता है कि जनसंख्या में कितने लोग बच्चे हैं, कितने लोग युवा हैं और कितने लोग बुजुर्ग हैं। आयु वितरण क्या बताता है? जिसमें एज के अकॉर्डिंग लोगों का वितरण हो, कि कितने लोग बच्चे हैं, कितने लोग यहाँ पे युवा हैं और कितने लोग क्या है, बुजुर्ग हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण कहलाता है। इससे जनसंख्या की वृद्धि का पता चलता है और इससे जनसंख्या के भविष्य का भी अनुमान लगाया जाता है। और लिंग अनुपात क्या बताता है? पुरुष और महिलाओं का अनुपात। जैसे 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, 900 महिलाएं हैं, 800 महिलाएं हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? लिंग अनुपात बोलते हैं। और जनसंख्या की विशेषता इन दोनों के माध्यम से स्पष्ट की जाएगी, चाहे वो आयु वितरण के माध्यम से हो, चाहे वो लिंग अनुपात के माध्यम से। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणुओं के उप परमाणु कण में डैश डैश होता है। केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। बताइए, परमाणुओं के उप परमाणु कण में क्या होता है? तो परमाणु में देखिए, परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों से। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहर होता है, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन कहाँ पे होता है? प्रोटॉन होता है नाभिक में। कहाँ पे पाया जाता है? नाभिक में, और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन भी कहाँ होता है? नाभिक में या न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो परमाणुओं के उप परमाणु कण में क्या क्या होता है? प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का सुचालक है? चारकोल, लकड़ी, ग्रेफाइट या फिर हीरा। तो देखिए, विद्युत का सुचालक यानी जो विद्युत का चालन करने वाला होता है, वो विद्युत का चालन करता क्यों है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो विद्युत का चालन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो जो चारकोल होते हैं ये विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। सेम लकड़ी, लकड़ी तो कुचालक होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं, पाए ही नहीं जाते। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं, इसीलिए विद्युत का क्या होता है? अच्छा चालक होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हीरा क्या है? हीरा के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सारे क्या होते हैं? बंध बनाए रहते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं? बंध में बंधे होते हैं, बने आए होते हैं, इसीलिए यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसीलिए हीरा क्या करता है? विद्युत का चालन नहीं करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे के अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, विद्युत अपघटन या फिर प्रभाजी आसवन। क्या कहा जाता है? बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? अपचयन। क्या होगा? अपचयन। अब ऑक्सीकरण क्या होता है? तो इसमें किसी भी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होना या इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्या? या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ऑक्सीजन अगर ऐड होगा तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। अपचयन क्या होता है? अपचयन यानी रिडक्शन, रिडक्शन यानी ऑक्सीजन का रिमूवल। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा, ऑक्सीजन हटाया जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अपचयन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे Fe2O3, इसमें से ऑक्सीजन अगर हटा दें, रिमूव कर दें, तो आयरन का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी? एक प्रकार की अपचयन प्रोसेस या रिडक्शन प्रक्रिया कहलाएगी। इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन क्या होता है? तो इसमें विद्युत धारा से रासायनिक परिवर्तन होता है। किससे रासायनिक परिवर्तन होता है? विद्युत धारा से रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें लोहे का निर्माण नहीं होता। प्रभाजी आसवन क्या होता है? कि जब हम लिक्विड का, इसमें क्या होता है? मेनली द्रव का बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे यानी उबलांक के आधार पे क्या करते हैं? अलग करते हैं द्रवों को। तो इसको जैसे पेट्रोलियम से धातु निकालने की प्रक्रिया, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रभाजी आसवन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक डैश डैश होता है। स्टेनलेस स्टील, पारा, जल या फिर शराब। तो देखिए ऊष्मा का चालन जो होता है सबसे ज़्यादा ठोसों में अच्छे से होता है ना। सबसे अच्छे से चालन ऊष्मा का किस में होता है? ठोसों में होता है। ठोस में भी जो स्टेनलेस स्टील होता है ना, ये धातुएं समानतः क्या होती हैं? ऊष्मा का चालन करती हैं, मतलब ऊष्मा की चालक होती हैं, अच्छी चालक होती हैं। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है ये धातुओं में भी सबसे अच्छा चालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्यों क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। जो ऊष्मा होता है और जो विद्युत होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही चलता है। तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? ऊष्मा का अच्छा चालन करते हैं। तो ये ऊष्मा को जल्दी जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए स्टील, जो स्टेनलेस स्टील है, ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ठीक है। लेकिन जो मर्क्यूरी है, पारा है, ये तरल अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। इसके कारण इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, तो ये ऊष्मा का चालन उतने अच्छे से नहीं कर पाता, पर करता है, संचरण करता है, स्टील से कम होता है। जल में क्या है? जल में ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ना कण बहुत पास पास पाए जाते हैं, इसीलिए भी ये क्या करता है? ऊष्मा का चालन कम करता है। ठीक है। दो चीज होना चाहिए, चाहे ऊष्मा चाहे विद्युत के चालन करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और एक कणों का कॉम्पैक्ट कितने हैं, कण कितने पास पास है, कितने डेंस हैं, ये भी मैटर रखता है। जो अल्कोहल होता है ये तो और कम, सबसे कम ये क्या करता है? ऊष्मा का संचरण करता है। तो ये भी क्या होता है? एक प्रकार का लिक्विड होता है, और ये भी ऊष्मा का संचरण कम करता है। तो इन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्र और मंगल पर वातावरण का 95 से 97% तक का निर्माण करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भाप तथा नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहे कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। लगभग हमने 15 से 20 प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस किया है, पर 20 प्रश्नों में सिर्फ ये मत देखिए कि हमने 20 प्रश्न पढ़े। 20 प्रश्न से हमने एक्स्ट्रा कितना पढ़ लिया है, जिससे कि आपके प्रश्न पूछे भी जाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक्स्ट्रा भी यहाँ पे हम बता रहे हैं ना, डिस्कस कर रहे हैं, तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते चल रही है, आप उसको भी नोट करते चलिएगा। एक कॉपी लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, बताई जा रही हैं, आप उसको नोट करते चलिए, और एग्जाम के टाइम पे एक नज़र आप मार लीजिएगा। तो इससे क्या है? आपका क्विकली रिवीजन भी हो जाता है, और सबसे अच्छा रिवीजन होता है वो किससे होता है? खुद के नोट्स से होता है। अगर आप कोई चीज़ नोट किए हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको चीज़ें भी जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि आपने ही बनाया है। और क्योंकि जब टाइम कम होगा तो उसको आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट जा रहा है, कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है कि टफ है, हमको पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हमको ये टॉपिक पढ़ना है डिटेल में। तो उस टॉपिक की थ्योरी क्लास और साथ ही एमसीक्यू प्रश्न की क्लास भी यहाँ पे लाई जाएगी। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।